144 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ह्यूमंगस नंबर है। और 144 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। रिसेंटली हमने चाइना को सरपास किया और सरपास करके पहली पोजीशन हासिल करी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये बहुत ही कम चांसेस है आने वाले कई सालों तक कोई हमें पहले स्पॉट से हटा सके। तो ये एक ऐसे ही जनरली एक बहुत बड़ी बात है। तो आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ एक देश को हैंडल करना, ये इसको गवर्नेंस के लिए एक समस्या भी माना जा सकता है और एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है। आज भारत संकल्प लेता है, आज हमारे प्रधानमंत्री ये हर एक देशवासी को संकल्प दिलाते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे। तो इस मुहिम में क्या क्या हमारे ड्राइविंग फोर्सेस हो सकते हैं, कैसे हमने एक सपना तो देख लिया, एक एम तो बना लिया, अब इसका रोड मैप कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा आज डीपली चर्चा करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मावस पर की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने साथ साथ अपने परिवार का और हमारे इस मदर अर्थ का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इंडियन एरा के बारे में, कि कैसे हमारा जो आज जो ये टॉपिक है ये हाईली डिबेटेड है, ना कि हमारी कंट्री तक ये सीमित है बल्कि आज पूरे वर्ल्ड की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है, कैसे हम नए नए मुकाम तोड़ते जा रहे हैं, आज एक नए क़याम पे पहुंच चुके हैं। तो अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम G20 नेशंस की बात करें, जो समिट अभी रिसेंटली सितंबर में कंक्लूड हुई थी इंडिया में, उसमें हम G20 नेशंस में से टॉप में, मतलब अगर इकोनॉमिकल बात करें तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे G20 नेशंस में। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो हम 7.3% के रेट से हमारी GDP ग्रो कर रही है। और अगर साइज़ की बात करें तो ह्यूमंगस $3.7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है। इतनी बड़ी संख्या, जो कि अगर आप बात की जाए कुछ 2027-28 तक ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम जापान को भी बीट करके, जर्मनी को बीट करके 3rd स्पॉट पे लगभग आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर इतनी चमक चौंध के बीच में एक चीज़ अब बीच में आके फंसती है, पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो हम कुल 2300-2350 $US के आसपास इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है, जो कि काफ़ी लो है। अगर रैंकिंग के हिसाब से बात की जाए तो 195 देशों की रैंकिंग में हम 143rd रैंक प्राप्त करते हैं, जो कि इतने बड़े देश, जो इतनी हमारे चर्चा में हो रही है, उसके लिए काफ़ी एक छोटा नंबर है, काफ़ी एक मार्जिनल स्मॉल। तो ऐसे में हम अगर पॉपुलेशन, जैसे हमने शुरू में बात की 144 करोड़ की पॉपुलेशन, इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ लेके चलना, गवर्नेंस, इसमें गवर्नमेंट को बहुत जोर लगेगा। इसमें हकीकत में देखा जाए कितनी कैपेबल हमारी गवर्नमेंट है और कैसे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो लेके साथ चलती है। और ऐसे में ही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक निकल के आता है, जो कि है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जी हाँ दोस्तों, आज भारत जिस मुकाम पे खड़ा है, हम 144 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ साथ होने के मतलब एक ये भी है कि अब अगर हम डेमोग्राफिक देखें, भारत की अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें तो उसमें 67.5% के आसपास आज हमारे पास वर्किंग यूथ है, जो कि ये कंडीशन क्रिएट करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली, इसके बारे में हम आज पूरी डीप से चर्चा करेंगे, कैसे ये ड्राइविंग फोर्स हो सकता है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट प्रदान करने के लिए। तो ये कंडीशन एक एसेंशियल पार्ट है हमारे ग्रोथ की। अगर हम कल को 2047 को में एक बेंचमार्क लगा के चलते हैं कि कल 2047 में हम भारत को एक डेवलप देश बनता देखेंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई खोज है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके कगार पे आज हम खड़े हैं। एक टाइम था जब चाइना भी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करके चाइना ने भी इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाई। आज चाइना की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, हमसे काफ़ी गुना बड़ा है, जब 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जो कि गैप दिखता है, काफ़ी बड़ा गैप है। 2015-14 के आसपास उसके पास ये एज था, उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड था और उसने उसको यूज़ करके आज हम देख सकते हैं कितनी बड़ी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो आज भारत के पास ये मौका है। की तरफ और जानते हैं आज किस लेवल तक पेनिट्रेट करने वाले हैं हम इस टॉपिक में। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इट्स रियल टर्म। उसके बाद हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में और फिर देखेंगे इसके चैलेंजेस, कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब कैसे इस सिचुएशन का एडवांटेज हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं और क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं इसके बीच में। और फिर लास्टली हम देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें क्या पहल हम कर सकते हैं और क्या गवर्नमेंट के द्वारा इसमें जो कुछ रेगुलेशंस करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात करके कंक्लूड करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली में है।
अब ये कोई मशीन नहीं है जिसको गवर्नमेंट यूज़ करेगी और धनाधन ग्रोथ से लग जाएगा और सब कुछ मतलब सही सही होने लग जाएगा, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी इकोनॉमी में तब क्रिएट होती है जब उसकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को आउटग्रेस कर दे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाए। जब बेसिकली जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाती है किसी भी इकोनॉमी में और वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। अब इसमें जो है आपका सबसे बड़ा रोल जो आता है, एक अगर हम फैमिली एग्जांपल से समझे तो एक 5 लोग की फैमिली मान लीजिए, माता पिता और 3 बच्चे। अब जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक मान लीजिए पिता एक कमाने वाला सोल पर्सन है, तो घर एक आदमी की कमाई से चल रहा है। लेकिन जब वो बच्चे मान लीजिए उसके बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो 3 में से 2 बच्चे जब कमाने लग गए तो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन उस घर में कितनी हो गई? 3 हो गई। अब जो एक आदमी के पैसों से घर चल रहा था पहले, अब वो 3 गुना हो गया एक तरीके से पैसा। तो फ्लरिशमेंट आएगी घर में, समृद्धि आएगी, आदमी की पेइंग पैरिटी बढ़ेगी और वो ज़्यादा खर्चा करेगा अपने शौक पे, अपने चाहे ज़रूरतों पे। तो इससे इकोनॉमी में पैसा जा जाता है। इसी एग्जांपल को अगर हम टर्मिनेट करें, अगर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करें एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इसको देखा जा सकता है जब इकोनॉमी में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 से लेकर 64 साल के बीच में मानी गई है, इसकी जो आउटपुट है, इकोनॉमी का आउटपुट है, ये जब काम करेगी इकोनॉमी में अपना अपना सपोर्ट देगी एक तरीके से, तो इकोनॉमी में बहुत तगड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आज भारत के पास है। 67% की आबादी हमारी वर्किंग एज की पॉपुलेशन में लाई करती है। तो जब भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन काम करना शुरू करेगी तो इकोनॉमी को एक ह्यूज पंप देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब कि हम एक सपना लेके बैठे हैं कि हमें डेवलप बनना है और समृद्ध भारत का एक सपना हमने साकार करना है। तो इसमें है क्या, जब इस सिचुएशन को, जब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये बनती कैसे, हाउ इट इज़ फाउंड। तो ये बेसिकली जब फर्टिलिटी रेट नीचे गिरती है और बर्थ रेट नीचे गिरती है और लॉन्जेविटी जब बढ़ती है, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। और भारत में हाल ही में देखा गया है कि हमारे बर्थ रेट जो है थोड़ी डिक्लाइन करी है और फर्टिलिटी रेट जो पहले महिलाओं के मतलब एक महिला पे 3-3, 4-4 बच्चे हुआ करते थे, अब वो कम हुआ है, अब 2.3 के आसपास एवरेज है वो पूरे इंडिया की एवरेज। और लॉन्जेविटी मतलब आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी टाइप है वो बढ़ती है। तो उस ब्रैकेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब जब बर्थ रेट घटेगी तो बच्चे कम होंगे तो जो ऑलरेडी हो चुके वो उस ब्रैकेट में ऑलरेडी है ही, और नीचे से क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ गए वो कम हो जाएंगे। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक सिचुएशन क्रिएट होती है। आज यूथ, भारत में यूथ की बात की जाए तो यूथ ही इकलौता बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। यूथ इकोनॉमी को ड्राइव करता है, लेके चलता है आगे। वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा भारत देश कोई भी इकोनॉमी सस्टेन करेगी, उतना ज़्यादा पैसे कमाएगी। जी हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट। अब जिस देश के पास इतनी बड़ी एडवांटेज है, जिस देश के पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, स्पेशली जो कि यंग वर्कफोर्स है, तो यंग वर्कफोर्स होने का अपने आप में एक बेनिफिट ये है कि जो मीडियन एज है, एवरेज एज है, वो पूरे ओवरऑल वर्कफोर्स की कम हो जाती है। अब जब वो कम वर्कफोर्स की एज रहेगी तो वो ज़्यादा, अब यूथ जाहिर सी बात है जो एल्डर पीपल हो गए उनसे ज़्यादा मेहनती यूथ होता है, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, वो ज़्यादा एंटिसिपेट कर सकता है। तो जितना ज़्यादा एंटिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा आउटकम बढ़िया होगा। तो जो अभी शॉर्टेज ऑफ लेबर चल रही है, हर इंडस्ट्री में शॉर्टेज है, स्किल सेट का फ़र्क है, इस वजह से शॉर्टेज आज भी है। और ग्लोबली देखा जाए तो लेबर की काफ़ी शॉर्टेज है। जैसा कि हम खाड़ी के देशों में देखते हैं, मिडिल ईस्ट में, हमारे आज इंडियन डायस्पोरा हर जगह काफ़ी मजबूत है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो हर कंट्री में इंडिया के हर वर्ग के नागरिक, हर वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। तो इतने सारे लोग हैं, इसका मतलब जो वहाँ लेबर की ज़रूरत है हम लोग जाके कैपेसिटी फुलफिल करते हैं। तो आज वही हो सकता है, जब हमारे पास स्किल्ड लेबर होगी तो हम जा कर के उस चीज़ को, जो क्रंच है, शॉर्टेज है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो जब लेबर जाएगी, यहाँ से लोग जाएंगे, इतनी बड़ी वर्कफोर्स का एक हिस्सा जाएगा बाहर, चाहे पूरे देश में ही अगर वो फुलफिल करेगा, तो काफ़ी हद तक इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो एक जीडीपी को बूस्ट काफ़ी तेज़ी से पंप मिलेगा, जिससे देश को जाहिर तौर पे सीधा फ़ायदा मिलता है। और इसका जो बेनिफिट है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो पेइंग पैरिटी है लोग की वो बढ़ती है। जब लोग ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। अब जितना ही पैसा लोग खर्च करेंगे वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, वो जीडीपी में काउंट होगा अल्टीमेटली। और जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो घटेगी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ ये सारे काम एकदम आपस में प्रोपोर्शनल होकर चलते हैं।
जब पॉवर्टी घटेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, पेइंग पैरिटी बढ़ेगी और कैपिटा इनकम बढ़ेगा और पॉवर्टी जो है डिक्लाइन मारेगी, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और जो आगे हम देखते हैं एक डेवलपमेंट की ये स्टेज मानी जाती है, शाखा मानी जाती है। और आखिरी अगर हम देखें तो इसी को समृद्धि बोला गया है। और इस इतने बेनिफिट्स के साथ अगर ये आ रही है, एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है, तो हम काफ़ी हद तक हम सारी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और जो आज सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको भी कम आप पे चलते हैं और बात करते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका रस ले सकते हैं एक तरीके से, और कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है स्किलफुलनेस की। आज हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो उनके पास स्किल ही नहीं है, वो किसी भी चीज़ में स्किलफुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनको जॉब मिलेगी कैसे। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो उनकी स्किल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उनके पास बढ़िया स्किल होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है घटेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि वर्कफोर्स की, जब इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बावजूद भी अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है और आपको दरकार है, नौकरियां हैं आपके पास जो कि कई सेक्टर में है, बाकी अब लोगों के पास स्किल नहीं है, तो अब कैसे कोई भी हायर करेगा किसी को भी। तो स्किल होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है इस चीज़ का। और स्किल लेबर होगी तो उसको किसी भी जगह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कंपनियां हायर करेगी उसको स्किल सेट के हिसाब से। और इसके बाद देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आज इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में बढ़ेगी तो हमारा जो इतना बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उसमें उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ ही हम उसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल यूज़ है। अब एक लेबर जो फिर स्किल एक्वायर करने में उसको आसानी होगी अगर उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी तो। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़िए तो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो आज प्रोमिनेंट लेवल पे नहीं है, दैट थोड़ा कहीं ना कहीं है। आज भी ड्रॉप आउट रेट स्कूल्स में बहुत हाई है। आज भी शिक्षा का अगर स्तर देखा जाए तो वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उससे तो बहुत नीचे है अगर पूरे देश की बात की जाए तो। और इसी में थोड़ा और आगे बढ़िए तो शिक्षा कम होने की वजह से आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी, रूरल खासकर की अगर बात की जाए तो रूरल पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी आज भी बहुत ज़्यादा है, जो कि देखा जाता है रूरल एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखी जाती है। अब अप्रचंड बेरोजगारी जिसको कहते हैं कि जहाँ काम 3 आदमी के साथ हो सकता है वहाँ 5-5 लोग 6-6 लोग लगे हुए हैं, तो दिखते तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में उनकी एम्प्लॉयमेंट वहाँ होती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अर्निंग होगी वो तो एक फिक्स होगी, चाहे उसमें 6 आदमी लग जाए चाहे 3 आदमी मिलकर कर लें। और फिर इसी में थोड़ा और इस कड़ी में आगे बढ़े तो जो हमारी एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स है भी, उसमें भी काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80% के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि जो एक बेसिक कम्युनिटीज़ होती है एक आदमी की, जो एक फुलफिलनेस जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा जाए, सबको मापा जाए, तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी नहीं होता। ना उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, बस वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्जिन कोई भी पूंजीपति कैपिटलिस्ट क्लास देखती है। तो वर्क फोर्स को मेंटेन करना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसको सरकार आने वाले टाइम में उम्मीद है टैकल करेगी, और यही देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद लास्टली ये देखिए कि फीमेल पार्टिसिपेशन। अब वुमेन वर्क फोर्स की पार्टिसिपेशन घटती जा रही है। अगर मैं पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है, जबकि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ के निकल रही है चलो। और ड्रॉप आउट रेट भी लड़कियों का खैर काफ़ी ज़्यादा है, रूरली और अर्बन दोनों का अगर रेट फीमेल से अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन जो वुमेन पार्टिसिपेशन, जो लड़कियाँ निकल भी रही है पास आउट होकर, उनकी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई आपके अच्छा इकोनॉमी में जो साथ देना है उनको, जिनकी दरकार है आज देश को, या किसी भी डेवलप्ड देशन में देखिए तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि इंडिया में आज बहुत कम देखा जा रहा है। और लास्टली हम देखें तो जो हम पेइंग पैरिटी है, जो मिडिल क्लास की पेइंग पैरिटी है, वो कैसे बढ़ेगी। वो यही एक सूत्र है कि जब ये लेबर क्लास जो आज हमारा समृद्ध होगा, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और वो स्किल्ड होता जाएगा। स्किल्ड होने का मतलब है वो फॉर्मल सेक्टर में उसको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब है उसको कई तरह की सिक्योरिटीज़ सरकार द्वारा और उसके कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उसकी पेइंग पैरिटी बढ़ेगी, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए और डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही मायने में रस निकालने के लिए, उसका सही मायने में इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में कि कैसे हम
सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाए, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा हमें उसकी बेनिफिट्स मिल पाए। तो इसकी इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं और बहुत क्रूशियल सेक्टर है, जिनमें इन्वेस्टमेंट की दरकार है सरकार से भी और प्राइवेट, अगर पीपीपी से बात की जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से भी, दोनों में से कहीं से भी अगर इन्वेस्टमेंट, मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आज सरकार को चाहिए कि 2.5% के आसपास वो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करे, जीडीपी का 2.5%, और एजुकेशन में कम से कम 1% ऑफ द जीडीपी शुड बी इन्वेस्टेड। सो अगर हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी लेबर की या किसी भी नॉर्मल इंसान की, तो वो कैसे काम करेगा? वो हमेशा, मान लीजिए जो उसके साल के 260 दिन अगर वो मान लीजिए काम करता है, 100 दिन छुट्टी है, 260 दिन वो काम कर रहा है, उसमें भी अगर उसको हेल्थ कंसर्न रहेंगे और 40-50 दिन उसमें भी खराब हुआ, तो हर एक दिन, हर एक घंटा जो एक काम का खराब हो रहा है, वो सीधा सीधा नुकसान पूरे नेशन को है, पूरी इकोनॉमी को है। तो हेल्थ सेक्टर पे सरकार को चाहिए कि थोड़ा फोकस करे और कम से कम 2.5%, 3% के आसपास जीडीपी का तो स्पेंड करे। उसके बाद एजुकेशन पे आते हैं, तो एजुकेशन तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्राइमरी थिंग है। अगर आदमी को एजुकेट किया जाए बचपन से ही, अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, तो वो ऑलरेडी उसकी स्किल में बढ़ोतरी आएगी, वो ज़्यादा पढ़ना चाहेगा। एजुकेशन का मतलब ही समृद्धि है सीधा सीधा। अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड होगा तो सोशल एविल्स भी, सोसाइटी में जितने काम आड़े तिरछे खराब काम होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएंगे। और फिर इसकी इम्प्रूवमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट को थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और पीपीपी के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, या किसी दूसरी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए देश में, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को और मजबूत करना चाहिए, रॉबस्ट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द अल्टीमेट सेक्टर विच विल लीड टुवर्ड द मोर जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड अल्टीमेट सक्सेस ऑफ दिस ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और प्लस में वो एक देश की इकोनॉमिक में अच्छा ग्रोथ लाने में एक क्रूशियल रोल अदा करता है। उसके बाद जो है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म तरीके से असर नहीं है। साउथ के स्टेट्स में, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, ये सब स्टेट्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेट थोड़ी कम, मतलब वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन थोड़ा कम है देखा जाए तो। अगर कंपेयर किया जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये जो नॉर्थ के स्टेट्स है, ये आज प्रॉपर ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि यहाँ भर की आबादी है। अगर एवरेज पूरा देखा जाए तो 67.5% पूरे इंडिया का है, लेकिन अगर इसी में पर स्टेट ये वेरी करता है ये डेटा। तो इसमें चाहिए कि सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर किस तरीके से स्टेट्स को मैनेज करती है, किस तरीके से अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती है स्टेट्स को, ताकि वहाँ के मिनिस्टर्स भी इसको एक सर्जिकल रूप में इम्प्लीमेंट कर पाए, और एक मुहिम की तरह देखते हुए जहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी हो और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। लोग, आखिरकार ये देश की बात है, और देश की बात में राजनीति होना एक मतलब अपने आप में ही पाप के समान इसको माना जाएगा। और इसके बाद देखिए तो इसकी इम्प्रूवमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब वो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट सरकार करती है एक आदमी की स्किल को बढ़ाने के लिए, उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो ज़्यादा पैसा खर्चा करे, जैसे कि मतलब एक सिंगापुर जो कि एक बेसिक कंट्री हो गई, फिर चाइना है, मतलब वहाँ एक स्किल पे लोगों का बहुत ध्यान दिया जाता है, किस तरीके से आदमी की स्किल को शार्प किया जाए, किस तरीके से उसको एक पीरियड में मास्टरी करवाई जाए। तो ऐसे बच्चे का टैलेंट जान करके उसको प्राइमरी लेवल पे ही, जब 6th 7th 8th क्लास में जब वो होता है, उसकी इंटरेस्ट को जान करके एक ऐसी मेथडोलॉजी क्यों नहीं डेवलप की जाए जिससे उसको वहीं से एक फील्ड में दौड़ाया जाए, वहीं उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करवाया जाए, ताकि कल को जाके उस फील्ड को वो मास्टर निकले। तो ये अपने आप में देश के लिए एक टॉप लाइन स्टोरी बनेगी, और उससे जो ग्रोथ खींच के लाएगा तो अल्टीमेट सक्सेस है। एक आदमी की जो पर्सनल आपका उसकी जो ग्रोथ हो रही है, प्लस में एक आदमी की ग्रोथ, वो पूरे देश को ड्राइव करके चलेगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप जो आज चला, करिकुलम चला, दिल्ली में चला, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, तो एक वैसा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एक बच्चे को होना ज़रूरी है, ताकि वो आज जॉब सीकर से जॉब गिवर बने, वो दे जॉब पाटे, कल को बड़े बड़े स्टार्टअप आज भारत में बढ़ रहे हैं। ये एक शुरुआत हो चुकी है एक एरा की, जो कि उम्मीद है कि ये बढ़ता जाएगा। और इसमें जो सरकार का रोल बहुत क्रूशियल है, इसमें ये है कि हम लोगों को भी साथ देना चाहिए, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना ले। कोशिश रखिए कि जो आसपास में बच्चे, उनको थोड़ा, जो हम जैसे कि जिसके पास एजुकेशन है एज अ टूल, उसको वो गिफ्ट करे। थोड़ा बांटने से ही बढ़ता है, तो सब जाहिर बात है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तो ये सोशल एविल की तरह ही है आज कि बच्चे पढ़ाई से भटक जाते हैं और किसी पूरे काम में लगते हैं। तो जब ऑलरेडी वो पढ़ाई में फोकस करेंगे तो अपने आप उनका ध्यान दूसरी चीज़ों से हटेगा, और वो देश के काम आएंगे, चाहे वो सेना में बंदूक पकड़ के बॉर्डर पे काम आए,
और उतना ही बराबरी का हिस्सेदारी वो तब भी रखते हैं जब वो इकोनॉमी में टैक्स भर के, जब वो काम करेंगे तो ज़्यादा टैक्स भरेंगे, टैक्स भर के जो पैसा आएगा उससे सरकार डेवलपमेंट करेगी। तो ये एकदम सब इक्विवेलेंट चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। हम आज चले हैं हम वीडियो के एंड में और कंक्लूड करते हैं। बस इतना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत पावरफुल फोर्स जिससे प्रत्येक नागरिक की, भारत के 144 करोड़ लोगों की ये आशाएं, उम्मीद और जो उनकी ड्रीम है उनको पूरा कर सकता है। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और डेवलप बना के दुनिया के सामने एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकता है। तो बस करना ही है कि थोड़ा यूथ में हमें भरोसा दिखाना होगा, हमारी सरकार को उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, उनको एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। पूरे अगर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, वर्ल्ड से कम्पीट करना है तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम प्रोवाइड करके देख सकते हैं। हमारे युवाओं में बहुत ताकत है और इसको हम मानते भी हैं और ये एक जग जाहिर बात भी है। और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने हासिल करना है, हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, तो ये असल मायने में डेमोग्राफिक डिविडेंड ही है ऐसा टूल जो कि हमें ये पार करने में, एक डेवलप्ड नेशन बनाने में सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है और सबसे ज़्यादा भूमिका अपनी निभा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये प्रयास तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या इसमें सबसे अच्छा लगा और आपके कुछ विचार हो तो उसे भी कमेंट करिए। सो दिस इज़ कृष्णा चौहान साइनिंग अप।